एक्स फैक्टर नीट में आपका स्वागत है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ वो ये है कि मेडिकल जो एक बहुत बड़ा एग्जाम है, जो कि जिसकी तैयारी के लिए आज आप लोग यहाँ आए हैं, ये सरल रास्ता है। ये बात आप पहले से जानते हो कि इट इज नॉट इजी पाथ। आप ये सोच रहे हैं कि मैं डॉक्टर बनूंगा। बचपन में जब छोटे थे तो आपको ध्यान होगा कि आप लोग से कोई पूछता था बड़े होके क्या बनोगे, तो बोले पायलट बनेंगे। बड़े होके क्या बनोगे? डॉक्टर बनेंगे। तो ये जो आपको कहा गया कि आप बड़े होके क्या बनेंगे, बोला पायलट बनेंगे। डू यू नो व्हाट इज द नंबर ऑफ पायलट व्हिच इज प्रोड्यूस्ड एवरी ईयर? ओनली 36 पायलट बनते हैं पैन इंडिया से। इंडिया की आबादी कितनी है? इंडिया की आबादी है 135 करोड़, और इस 135 करोड़ में से हर साल जो पायलट बनने वाली जो संख्या है वो मात्र 36 है। 36 पायलट्स बनते हैं एक साल में एक। अब आप सोचिए कि क्या लेवल ऑफ कंपटीशन होगा जब 135 करोड़ बच्चों में से मात्र 36 बच्चे क्या बन रहे हैं? पायलट बन रहे हैं। मेडिकल भी कुछ वैसा ही है। सपना तो अपन बहुत देखते हैं कि बड़े होंगे तो क्या बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे और स्टेथोस्कोप लगा के सब लोगों का इलाज करेंगे। पर जब आप देखेंगे कि कितने बच्चे एक्चुअली डॉक्टर बनते हैं एक साल में, तो जैसा कि मुझे पता है 50,000 के आसपास बच्चे डॉक्टर एक साल में बन रहे हैं। और जो बच्चे फॉर्म भर रहे हैं डॉक्टर बनने के लिए, उसकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या है लगभग 16 से 17 लाख, 16 to 17 लाख स्टूडेंट हर साल डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं। उसमें से मात्र 50,000 डॉक्टर, 50,000 तो मैं पूरा बता रहा हूं, मतलब टोटल सीट्स, उसमें 50% निकाल दो जनरल्स के लिए और 50% निकाल दो बाकी लोगों के लिए। तो कुल मिला के आपके कंपटीशन देख रहे हैं आप कहां जा रहे हैं। 50,000 स्टूडेंट ही पूरे इंडिया से डॉक्टर बनना चाहता है। तो सिर्फ सपना देखना कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं और डॉक्टर बनना, दोनों का जो फासला है वो बहुत दूर है। मैं और आप मिलकर करना यही है कि उस फासले को धीरे 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 क्या करना है? कम करना है। कैसे करेंगे इसको कम? भाई इस फासले को कम कैसे करेंगे? मेरा क्या योगदान होगा, आपका क्या योगदान होना चाहिए? वैसे डॉक्टर साहब और डिटेल में आपको समझाएंगे कि किस किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। मैं प्रणव मिश्रा मेरा नाम, और मैं आप लोगों को मुख्यतः केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। मतलब मेरे जिम्मे जो सब्जेक्ट आया है दैट इज केमिस्ट्री। आई विल बी योर केमिस्ट्री टीचर। एंड डॉक्टर साहब ही आपको फिजिक्स और बायोलॉजी दोनों सब्जेक्ट ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं कि अगर फिजिक्स में कोई डाउट है तो आप मेरे से नहीं पूछ सकते हैं। आई एम इक्वली कंपेटेबल इन बोथ केमिस्ट्री एज वेल एज फिजिक्स। लेकिन डॉक्टर साहब आपको फिजिक्स भी पढ़ाएंगे और बायोलॉजी भी पढ़ाएंगे, और मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। अब समझने वाली बात यह है कि मेरे एंड से आपको क्या क्या मिलेगा और आपके एंड से मुझे क्या सहयोग चाहिए। मेरे एंड से मैं क्या दूंगा पहले मैं ये बता देता हूं, क्योंकि मुझे देना है। देन आई विल एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम यू ऑल, बिकॉज मेरा एक्सपेक्टेशन पे अगर आप खड़े नहीं उतरेंगे तो फिर ये रास्ता, जो फासला मैंने दूर करने की बात की थी कि जो धीरे 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 कम होगा, ये कभी भी हम लोग कम नहीं कर पाएंगे। अब मैं आपको क्या दूंगा? आपके मन में ख्याल आएगा कि सर आप पढ़ाएंगे। नहीं, पढ़ाऊंगा तो मैं पढ़ाऊंगा ही, पर क्या क्या चीजें पढ़ाऊंगा और किस प्रकार से हमारी जो पूरी पढ़ाई है वो चलेगी। तो सबसे पहले किसी भी एग्जाम को तैयार करने के लिए या किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए क्या क्या चीजों की आवश्यकता होती है, हम लोग को उस तरह से ब्रेक डाउन करना चाहिए। सबसे पहले अच्छा सा अच्छा आपको क्या मिलना चाहिए? नोट्स मिलना चाहिए। बिकॉज अगर आपके पास नोट्स ही नहीं होगा तो आप पढ़कर उसको रिवाइज कैसे करेंगे? नोट्स के साथ साथ अच्छी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, जो आपका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए। तो चाहे मैं पढ़ाऊं या बाकी कोई भी फैकल्टी पढ़ाए, हम लोग का जो मेजर एम रहेगा वो यही रहेगा कि आपको अच्छा से अच्छा नोट्स प्रोवाइड कराया जाए ताकि उसे आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सकें। आपका जो कॉन्सेप्ट है इधर ही कंप्लीट होना चाहिए। कोई एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं बचना चाहिए जो इस क्लासरूम के बाहर तक जाए। सारे के सारे कॉन्सेप्ट उस दिन उसी क्लास में कंप्लीट होने चाहिए। अगर मैं आज आपसे कोई एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं,
आपको उसको घर लेकर नहीं जाना। फीस पूरा दीजिएगा कि आधा दीजिएगा? पूरा देंगे ना? तो कॉन्सेप्ट पूरा लेंगे कि आधा लेंगे? पूरा लेंगे ना? तो एक भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए जो क्लासरूम के बाहर आपके साथ जाए। ब्रेन में कोई एक भी चेन ऐसा बंधा हुआ नहीं जाना चाहिए कि यार इसका मतलब समझ में नहीं और क्लास खत्म हो। अब जब तक पूरा डाउट क्लियर नहीं होगा मैं आपको इस रूम से बाहर जाने नहीं दूंगा। तो थ्योरेटिकल क्लैरिटी आपका होना बहुत जरूरी है। वंस आपके पास नोट्स आ गया, आपके पास थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आ गया, देन जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात वो है कि आप अब मेडिकल में परीक्षा में जो सवाल पूछे जाते हैं उसकी प्रैक्टिस करना। क्योंकि अगर मान लीजिए मैं जिस चीज की तैयारी कर रहा हूं, सपोज समबडी इज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी और वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है और यूपीएससी की तैयारी करते करते वो एसएससी का क्वेश्चन बनाएगा, बनेगा उससे। बोथ आर टू डिफरेंट थिंग। वन देयर यू हैव टू राइट द आंसर, वो आपको सब्जेक्टिव देना है, एक जगह ऑब्जेक्टिव अप्रोच है। तो यू मस्ट नो कि किस प्रकार से आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं और उसी के बेसिस पे हम लोग को क्या सॉल्व करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहिए। नोट्स हो गए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो गई, आपने उसके न्यूमेरिकल बना लिए, देन ये न्यूमेरिकल तो क्लास में बन गए। क्या सिर्फ मैं क्लास में बना दूं उससे आपका काम चलेगा क्या? आपका काम उससे चलने वाला नहीं है। फिर आपको क्या करना है, आपको हमारे तरफ से फिजिक्स की, केमिस्ट्री की और बायोलॉजी की मॉड्यूल्स दी जाएंगी। उन मॉड्यूल्स को आपको सॉल्व करना है। तो ये मॉड्यूल जो है वो भी बड़े अच्छे से तैयार किया गया है, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज हम लोगों ने उसे खुद से तैयार किया है। तो उसमें आपको क्या बेनिफिट होगा, बड़े ही अच्छे तरीके से हमने उसे सजाया है। पहले लेवल 1 का क्वेश्चन है, एकदम इजी वाले, ताकि टॉपिक वाइज, वो भी ऐसे नहीं डायरेक्टली कहीं रैंडमली पूछ दिया। आज जो पढ़ाया उसके बेसिस पे टॉपिक के आपके ऊपर 10 सवाल दिए गए, उसको पहले सॉल्व कीजिए। उसका लेवल 1 आएगा, फिर लेवल 2 आएगा, फिर लेवल 3 आएगा, एंड लेवल 3 के बाद फिर जो प्रीवियस ईयर उसी टॉपिक में पूछे हुए सवाल है वो पूछे जाएंगे। तो उस प्रकार से आपका ये मॉड्यूल प्रिपेयर किया गया। अब ऊपर से जरा ध्यान दीजिए, आपके पास नोट्स आ गए, सेकंड आपके पास थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, फोर्थ थर्ड आपका न्यूमेरिकल मैंने क्लास में लगवा दिया, फोर्थ आपने मॉड्यूल सॉल्व कर दिया। अब क्या, अब जो कुछ भी हमने पढ़ा है उसके बेसिस में आपको क्या देना होगा, टेस्ट देना होगा। ये टेस्ट ऑलमोस्ट एवरी संडे और whatever day will be decided by the administration, आपको उस दिन पर आकर क्या देना होगा, टेस्ट देना होगा। मॉड्यूल वाइज, टॉपिक वाइज वो हम लोग ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है। देयर आर अराउंड, सर मुझे लगता है शायद 20 to 25 टेस्ट ऐसा हो जाए। तो 20 to 25 टेस्ट आपको बिटवीन में, मतलब ड्यूरिंग द कोर्स देना होगा। और साथ साथ जब आपका कोर्स कंप्लीट होगा तो देयर इज अ रैंकर सीरीज, वो रैंकर सीरीज में भी यू विल गेट सम 20 और 25 और समथिंग टेस्ट आपको वहां पे मिलेगा। तो आप समझिए कि साल भर में लगभग 50-60 परीक्षाएं आप देंगे ऑन द सेम पैटर्न, जो पैटर्न आपको वहां देखने को मिलेगा, जहां पे आपको एमआर शीट वगैरह कुछ भरना है। तो कुल मिलाकर ये सारी चीजें हमारी तरफ से आपको प्रोवाइड की जाएगी। अब मुझे जो देना था मैंने दे दिया। व्हाट आई विल एक्सपेक्ट फ्रॉम यू ऑल, मेरे को क्या एक्सपेक्टेशन है, नोट्स बनाने के लिए आपको ऑलरेडी पीडीएफ भेज दिया जाएगा। क्लासरूम में हम लोग नोट बनाकर वो डिक्टेशन करके टाइम वेस्ट करने वाले नहीं। ये आपको नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट आप क्लास में क्लियर करके जाएंगे, न्यूमेरिकल मैं क्लास में सॉल्व करवाऊंगा, मॉड्यूल्स आपको घर से लगाकर आने, जो भी असाइनमेंट दिया गया है अगली क्लास में जब आप आएंगे तो उसको पहले डिस्कस किया जाएगा और उसको आपको सॉल्व करके आना है और टेस्ट तो आपको देना ही है। साथ साथ कुछ चीजें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, पढ़ाई लिखाई से हटकर, लाल पेन से लिख रहा हूं मैं, ये सब तो हो गए जो डूज थे, ये सब आपको करना है। अब मैं लिख रहा हूं डोंट्स, क्या क्या आपको नहीं करना है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ पढ़ाई, क्या क्या नहीं करना है। कोई गेस क्या नहीं करना चाहिए मेरे को, वो क्या आजकल सर वो क्या वो सीरीज आया है, व्हाट इज दैट, व्हाट इज अ वेब सीरीज, वेब सीरीज, ओहो वेब सीरीज, ओ वेब सीरीज वगैरह जो क्या क्या वो G+ ना समथिंग समथिंग G5 और 7 और समथिंग लाइक दैट, उसके बाद क्या ऑल्ट बालाजी और समथिंग लाइक दैट देयर आर देयर, नो, उसके बाद फिर समथिंग लाइक दैट और नेटफ्लिक्स ना समथिंग इज देयर, वो नेटफ्लिक्स, इन सब से कुछ दिनों के लिए, कुछ दिनों मतलब जब तक आप अपने नीट की परीक्षा में इनको एग्जाम नहीं दे दे रहे तब तक के लिए इनसे थोड़ी दूरी बनानी है, ज्यादा कठिन काम नहीं है।
मेरे को तो नाम भी नहीं पता, आप लोग इसके ऊपर पिक्चर देखते हैं, मेरे को तो इनका नाम भी ठीक से नहीं पता, और आप इन्हीं के ऊपर आजकल पिक्चर देख रहे हैं। पहली चीज जो आपको नहीं करनी है। दूसरी चीज जो आपको नहीं करनी है, आपको इस जो 6 या 1 साल का जो समय है, इसमें जो चक्कर है, चक्कर समझ रहे नहीं, ये जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड और दिल देने वाला जो आजकल चक्कर चला हुआ है, बताइए भगवान ने इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज बनाया, पूरा शरीर में एकमात्र ऐसी चीज है जो साला 24 आवर 365 डेज काम करता है, दिल। मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड थिंग ऑफ आवर ह्यूमन लाइफ, उसको आप लोग थोड़ा थोड़ा सब में डिस्ट्रीब्यूट करते चल रहे हैं। दिल को बांटना नहीं है, इस दिल को पूरा पूरा पढ़ाई पर लगाना है, पूरा पूरा कंसंट्रेटेड हो गया। तो ये चक्कर ऑफ बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड, या इसको कुछ लोग बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर ना समथिंग क्या बोल रहे हैं, बीएफएफ और जीएफएफ, वो सब जो आप लोग बना रहे हैं, इसको कम से कम इस साल भर के लिए कबीर सिंह बनने से बच जाए। डोंट बिकम कबीर सिंह फॉर दिस पर्टिकुलर 1 ईयर। कबीर सिंह भी कबीर सिंह बना कब, जब वो एमबीबीएस कंप्लीट कर लिया तब, नॉट बिफोर दैट। तैयारी के दरमियान कबीर सिंह नहीं बन रहा था वो। तो ये सेकंड काम है जो आपको नहीं करना है। करना क्या क्या वो मैंने बता दिया, ये नहीं करना है। और तीसरा, अपने साथ कोई भी डिस्ट्रैक्शन। अब डिस्ट्रैक्शन का क्या मतलब है, बोले सर सारा डिस्ट्रैक्शन तो आप ऊपर ही लिख दिए, पहला जो वेब सीरीज देखते थे मना ही कर रहे हैं, दूसरा किसी के होंगे किसी के नहीं होंगे वो भी आप मना कर रहे हैं, तीसरा डिस्ट्रैक्शन उसको बोलते हैं दोस्त जो आपको बोले अरे छोड़ना यार आज क्या पढ़ेगा कल से पढ़। इस तरह के नेगेटिव मेंटालिटी वाले फ्रेंड से दूर जाइए। और ग्रुप स्टडी, ग्रुप मतलब 15-20 लोगों का ग्रुप नहीं, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 लाइक माइंडेड पीपल जो अगल बगल में रह के एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ 1 + 1 = 11 और 1 + 1 + 1 = 111 का कॉन्सेप्ट वहां पे लागू हो जाए। अब 1 + 1 is not 2, 1 + 1 is 11। ये वाला कॉन्सेप्ट अगर आ जाए, लाइक माइंडेड पीपल, एक हिसाब से चलने वाले, वो अगर ग्रुप बनाकर पढ़ते हैं तो अधिकांश ऐसा देखा गया है कि उस तरह के ग्रुप में जहां पर एक प्रकार के लोग, एक तरह के मेंटालिटी वाले लोग जब मिलकर पढ़ाई करते हैं तो जो रिजल्ट है वो काफी एम्पलीफाई होकर आता है और कम समय में ज्यादा काम निकलता है। तो इस प्रकार से कुछ चीजें जो करनी है वो मैंने बता दिया, कुछ चीजें जो नहीं करनी है वो मैंने बता दिया, और कैसे करना है ये भी मैंने बता दिया। बाकी जो बची हुई चीजें हैं वो आपको डॉक्टर विश्वाल बताएंगे कि किस प्रकार से नीट की परीक्षा होती है, नीट की परीक्षा में किस किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, क्या क्या पैटर्न होता है, और बाकी सारी चीजें वो खुद भी इस एग्जाम को एम्स दिल्ली से पढ़े हुए हैं, AIR 45 लाए हैं, तो वो जितना अच्छा बता सकते हैं मैं उतना अच्छा नहीं बता सकता हूं। तो इसलिए डॉक्टर साहब को मैं बुलाऊंगा, प्लीज डॉक्टर साहब आइए और बच्चों को बताइए कि कैसे आगे की तैयारी करनी। क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए? चलिए आप लोग तो डिसाइड कर चुके हैं कि चलिए कि हम ड्रॉप लेंगे, लेकिन उसके बाद अगर ड्रॉप लेना चाहिए तो दूसरा चीज, पहला चीज तो आता है कि ड्रॉप लेना, क्या डाउट आता है कि क्या मुझसे होगा। ठीक है, पहले तो आप लोग ये जानिए कि आपको लगता होगा 11-12 तो हम पढ़ लिए और अभी ड्रॉप ले रहे हैं नीट के लिए। ठीक है, 11-12 में मानिए किसी का अच्छा रिजल्ट हुआ, किसी का थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, तो सोच रहे होंगे, पहला डाउट ये आता है कि 2 साल का कोर्स अब मेरे को 1 साल में पढ़ना, 2 साल का तो कोर्स में 2 साल में पढ़ नहीं पाया, अब 1 साल में 2 साल का कोर्स मैं कैसे पढ़ूं। ठीक है, पहला बात यह है कि क्या आपको ड्रॉप लेना चाहिए। ठीक है, मैं इसका कुछ एग्जांपल्स देना चाहूंगा, कोटा हो या जमशेदपुर, यहाँ पे जैसे भी। ठीक है, जितना भी रिजल्ट होता है खास करके नीट, ठीक है, या फिर आप जब कॉलेज जाएंगे, जहां मैं कॉलेज में पढ़ा था, तो आप जब कॉलेज जाएंगे तो आप ये देखिएगा, अगर आपके कॉलेजेस में 100 आपके बैचमेंट हैं, ठीक है, उनमें से जो सिलेक्टेड होके आए होंगे 82 बच्चे ड्रॉपर होते हैं, 82 बच्चे ड्रॉपर होते हैं, 18 बच्चे जो होते हैं वो करेंट ईयर में निकालते हैं, यानी परसेंटेज किसका ज्यादा है, ड्रॉपर्स का ज्यादा है। ठीक है, तो ड्रॉप यानी ड्रॉप लेके लोग सक्सेसफुल होते हैं। अच्छा, दूसरा सवाल जो आता है कि ड्रॉप लेने के बाद क्या मेरे को अच्छा रैंक आएगा, जैसे ऑल इंडिया रैंक्स कोई 100 आता है, कोई 200 आता है, क्या ऐसे आता है। तो आप अच्छा से देखिएगा, पहले 10 में भी ऑल इंडिया रैंक ड्रॉपर्स के रहते हैं,
100 के बाद तो मैक्सिमम ही 500 200 तक जितना भी रैंकर्स फोल्डर्स रहते हैं वो सारे ड्रॉपर्स ही रहते हैं। क्यों? 2 साल में आपने जो बोर्ड के लिए तैयारी किया था, आपका क्या हो गया है? आप तो ऐसा नहीं कि टर्मिनोलॉजी से वाकिफ नहीं, टर्मिनोलॉजी से सारे वाकिफ हैं। 11 12 में जब आए थे तो फ्लूइड मैकेनिक्स आपको कुछ पता नहीं था, थर्मोडायनामिक्स कुछ पता नहीं था। तो क्या हो रहा है? तो वो सारे टर्मिनोलॉजी आपके दिमाग में आ चुके हैं। हाँ, कहीं कहीं पे आपको थोड़ा कंसेप्ट छूटा हुआ है, कहीं कहीं पे आपको थोड़ा बहुत गाइड करना होगा, उसके एप्लीकेशन आपको सिखाना होगा। अभी भी आपको बेसिक पता है कि ये चीज है, एप्लीकेशन के बारे में आपको आइडिया नहीं है कि एक फार्मूला है उसका क्या क्या तरीका से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसका आइडिया आपको फिलहाल नहीं है। तो सीखना आपको ज्यादा नहीं है, 2 साल का काम नहीं है। काम क्या है? आपको बेसिक नॉलेज है, आपको क्या है उसका एप्लीकेशन पार्ट सीखना है, तो वो बोल सकता है। ठीक है। अब दूसरा चीज आता है सेल्फ डाउट, क्या मुझसे हो। ठीक है, ड्रॉप मेरे से अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर मुझे ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, सवाल। चलिए, मैं तो यही कहूंगा दोस्त को देख के कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए। हाँ, एक केस में मैं सिर्फ मना करता हूं कि आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। वो केस क्या है? जब आपको लगता है मेरे से होगा ही नहीं। कब? जब आपको ये लगे कि मेरे से तो सर होगा ही नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक्चुअली सिलेक्शन पेपर में नहीं होता है, सिलेक्शन जो है ना वो दिमाग से शुरू होता है। सिलेक्शन का प्रोसीजर आप कॉपी किताब या एग्जाम के दिन नहीं होता, वो मेंटली आप सिलेक्ट हो पाएंगे कि नहीं, वो सोच से आता है। आप अगर गिव अप कर दिए कि नहीं सर मुझसे होगा ही नहीं, तो ड्रॉप लेके कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर आप में विल पावर है, डेडिकेशन है और आप ये कहते हैं कि सर आप जो बोलेंगे वो हम करने के लिए तैयार हैं, तो मैं ये गारंटी देता हूं कि अगर ये आप 1 साल ड्रॉप लेंगे तो आगे का जिंदगी आपका बहुत अच्छा होगा। 4 से 5 साल नहीं तो क्या होता है, आप अभी 1 साल चल जाइए कॉलेज, कॉलेज सबको जाना है, फर्क ना पड़ता है कैसा कॉलेज जा रहे हैं, कैसे एनवायरनमेंट में जा रहे हैं, कौन माहौल में जा रहे हैं। कॉलेज जाके भी फिर घर में आके बैठना तो कोई फायदा नहीं कॉलेज के, इससे अच्छा 1 साल पढ़ाई कर लेना। ठीक, अगर आप में मन में अगर ये हुआ कि चलिए मैं पढ़ाई कर लूं, और एक डाउट आता है बच्चों में, वो डाउट क्या है कि सर मैं जब एग्जाम देता हूं मेरे को लगता है बाकी सबको आता है और सर मेरे को नहीं आता है। क्यों? आप देख रहे हैं, मेरे साथ ऐसे होता था जब मैं एग्जाम देता था एग्जाम हॉल में, तो क्या होता था जब मैं मुंडी उठा रहा देख रहा था, मेरे को लगता था जब जितना भी चश्मा पहन के लड़की लोग आए सबका सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा नहीं होगा। क्यों? सबको देख रहे हो सब लिख रहा है। ठीक है, तो फिर एक्चुअली क्या होता है ना, ऐसा होता है कि आप जब लिख रहे हो सकता है दूसरा लोग मुंडी उठाया हो, समझ रहे हैं, तो ऐसा होता है। और अगर आपके सामने वाला अगर हर क्वेश्चन के बाद बोले यस यस मेरे से बन रहा था, आपको लगे मेरे कुछ आता नहीं है। ठीक है, एक्चुअली एग्जाम में बैठते वक्त किसी को ये पता नहीं चलता कि पेपर का लेवल कितना डिफिकल्ट है, तो बाहर जाने के बाद पता चलेगा कि डिफिकल्ट है या नहीं है। जो मुझसे भी नहीं बना, मुझसे भी नहीं बना, मुझसे भी नहीं बना, तो उससे घबराना नहीं है। जो आता है आप अगर ध्यान से पढ़िएगा, काम करिएगा तो वो चीज हो। तो देखिए 5 स्टेप्स में बताऊंगा। 5 स्टेप्स में हम लोग पहले क्लैरिफाई करेंगे कि हम लोग को पढ़ना कैसे है, उसके बाद नीट के पैटर्न के बारे में बताऊंगा। पहले तो ये पढ़ना, ये हर विद्यार्थी के लिए है, ऐसा नहीं है कि वो नीट के लिए। आप कोई भी चीज लाइफ में करना चाह रहे हैं, पढ़ाई के तौर पर खास तौर पे आईएएस हो, यूपीएससी का एग्जाम और कोई यूपीएससी का एनडीए एग्जाम हो या फिर जेईई मेंस एडवांस हो, सारे के लिए पहला चीज क्या होता है, सेल्फ स्टडी, या मैं इसको कहता हूं वर्किंग आवर। वर्किंग आवर क्यों कहता हूं? क्योंकि देखिए जब ऑफिस आते हैं तो आप काम कराता है, बॉस नाम का वहां पे एक शख्स बैठा रहता है, आपसे काम कराता है। लेकिन यहाँ पे आपको सेल्फ वर्किंग आवर बनाना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पढ़ने बैठे हैं, दादी आ रही है उधर देखिए थोड़ा चाय वो पी के आगे, दैट इज नॉट वर्किंग आवर। वर्किंग आवर मतलब वो टाइम फिक्स नहीं है, तो आप टाइम में वो काम करेंगे। ठीक, इसमें कैसे कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देखिए पहला स्टेप हो गया वर्किंग आवर। दूसरा स्टेप क्या होगा कि ये जो वर्किंग आवर का आप डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, इसमें जो पहला चीज आता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए पहला पॉइंट में आता है तो 5 लिखूंगा, पहले मैं लिख पढ़ता हूं। ठीक है, वर्किंग आवर जो है, ठीक है, आप देखिए अब तो स्कूल रहा, कोरोना आया, स्कूल तो गए नहीं 2 साल से, उठते कब हो, 10-12 बजे अगर हो जाए तो अब तो अलार्म भी काम नहीं करता, वो तो गूंजता ही नहीं है, गूगल भी परेशान होकर बंद हो जाता है। देखिए आपको सुबह 6 बजे उठना है। ऐसा क्यों उठना है, मैं तुमको रीजन दूंगा। ऐसा नहीं कि सुबह 6 बजे सर बोल दिए तो उठ जाना है। सर बोलने से नहीं होगा कि सर बोल दिए ये प्रॉब्लम का आंसर ऐसे होगा, हाँ सर ऐसे होगा, यहाँ नहीं, क्यों होगा आपको जानना है हर चीज।
तो इसी तरह से यहाँ भी जानना है कि सुबह 6 बजे आपको क्यों उठना है, तो उसका रीजन मैं बताऊँ क्यों। आप मानिए सुबह 6 से 7 बजे उठे, पहले मैं बताता हूँ आपको स्टडी डिस्ट्रीब्यूशन आता है, आपको समझ आएगा सुबह 6 बजे क्यों। मैं यहाँ वीकली मिनिमम 4 to 5 डेज क्लास लूंगा और 4 से 5 घंटा, क्यों 4.5 घंटा है, आधा घंटा आपको ये है, तो मानिए आप 6 घंटा कोचिंग में दे देंगे क्योंकि आना जाना है, ये सारा चीजें वो सुबह के आवर्स हैं ड्रॉपर्स के लिए। तो क्लास कितना बजे शुरू हो जाएगी, मैक्सिमम आप समझ लीजिए 8 से 9 के बीच शुरू हो जाएगी। ये चलेगी कितने बजे तक, मिनिमम 1 बजे तक चलेगी, यानी फर्स्ट आवर आपका पूरा खत्म। इसके बाद आप क्या करिए, घर जाइएगा, लंच करिए, ब्रेकफास्ट करके जैसे तैसे आए हैं लंच तो करना है, लंच कर लिए, 2 बज गए, 2 बजने के बाद यानी यहाँ पे कितना घंटा आपका चलिए 6 आवर्स, कोचिंग में 6 आवर्स आपका सुबह का चलिए। 2 बजे 2 बजे आप लंच उंच कर लिए, लंच करने बाद एक चीज ध्यान रखिए, ये 1 साल के लिए ये जो कमर पकड़ के सो जाते हैं खाना खा के, उसको हटाना, क्यों, वो लेथर्जिक बनाएगा। उसमें उस टाइम क्या करना, आपको रेस्ट लेना, आप रेस्ट ले सकते हैं खाना खाने। जैसे ही 3 बजे चुपचाप जहां भी होंगे अपना बुक पर उठाए, और बहुत बच्चे को मैं देखा हूं बेड पे पढ़ता है, वो टेम्परामेंट नहीं। एग्जाम के दिन आपको वहां बेड मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो तो पता नहीं, बेड अगर मिला तो क्या होगा, सो जाएंगे। देखिए कभी भी अगर पढ़ाई करते हैं तो हमेशा टेबल चेयर, आपके घर में आज जाने के बाद एक टेबल चेयर आप सेट कर लीजिए कहाँ आपको पढ़ाई करना है, और उसी तरह बैठ के पढ़ाई करना जैसे निपुण देंगे। ऐसे बैठ के पढ़ रहे हैं, सो के पढ़, आदत हो गया ना ऑनलाइन क्लास में, हम लोग यहाँ पे मेहनत करते हैं, ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं, बच्चा सो रहा है सोफा में टीवी देख रहा है, वैसा पढ़ रहा है, वैसा नहीं। आप क्या करेंगे, नीट का एग्जाम कैसे होता है, ऑफलाइन, आज भी ऑफलाइन, कैसे पढ़ना, टेबल चेयर। तो 3 बजे आप जाइए, 3 बजे अपना बुक किताब निकालिए, उस दिन का जो भी काम है वो आप करेंगे, ठीक है। 3 बजे से आप कितना बजे तक पढ़ सकते हैं, फिलहाल आप कितना बजे तक, अच्छा ये बताइए आप फुल अटेंशनली कितना घंटा पढ़ते हैं, अटेंशनली, ऐसा नहीं कि सर बीच में तो हम 10-15 ब्रेक ले लिए, वो नहीं, व्हाट्सएप देख लिए, ये देख लिए, अटेंशन मिनिमम 3 आवर्स। क्यों मिनिमम 3 आवर्स मैं क्यों कह रहा हूँ, नीट का एग्जाम कितना आवर्स का होता है, 3 आवर्स। 3 आवर्स आप माने 6 बजे तक पढ़िए, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि 3 से 6 पढ़ना, मैं कह रहा हूँ 3 घंटा आपको पढ़ना, यहाँ हाफ एन आवर का ब्रेक दीजिएगा या 15 मिनट्स का भेजिए, पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा चलिए आप पानी पी लीजिए, ये कर लीजिए, 3 घंटा से पहले उठिएगा नहीं, कभी भी लगातार पढ़ रहे हैं 3 आवर्स का पढ़ना, ठीक है। चलिए 6 साढ़े 6 हो गया, फिर यहाँ 6 से 9 पढ़े, उसके बाद 1 आवर आप रखिए। ये 1 आवर आपको किस लिए देना है, ये 1 आवर आपको अपने वीक सब्जेक्ट के लिए देना है या फिर जो रिवीजन है उसके लिए देना है। इसमें इसी में ही आपको अपने सर का काम करना है, जो मॉड्यूल दिए हैं वो सारा काम करना है। 6 आवर का सेल्फ स्टडी। 10 बजे हो गया, 10 बजे से 11 बजे भी तो अपना रिवीजन करके आपको सो जाना, फिर सुबह उठना है और काम करना है। यानी आपका स्टडी आवर कितना हो गया, 10 से 12। उसमें से कोचिंग वाले 5 से 6 घंटा और आपका 5 से 6 घंटा, ठीक है। 5-6 घंटा में आप सिलेबस आराम से कंप्लीट करना है, मैं बताऊंगा कैसे। अब आता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन टू सब्जेक्ट्स। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन टू सब्जेक्ट्स क्या होता है, किसी को फिजिक्स पसंद है, किसी को बायो पसंद है, आसान लगता है, तो क्या करता है पूरा बायो ही पढ़ रहा है, और बच्चा डाउट, मैं आज क्या क्या असाइनमेंट दे दिया, फिजिक्स सर असाइनमेंट दे दिया, केमिस्ट्री सर असाइनमेंट दे दिया, बायो सर असाइनमेंट। बायो सर वाला तो बन गया क्योंकि अच्छा लगता है वो टिक टाक मारने में, पढ़ने में, खास करके नीट के बच्चों को। लेकिन फिजिक्स वाले सर असाइनमेंट, तो रीजन क्या मिलता है बच्चों लोग से, सर बायो वाले सर इतना काम दे दिए थे, आपका वाला हुआ ही नहीं, और साल भर फिजिक्स नहीं होता है, ठीक है, यही होता है, समझ रहे हो। खास करके सर फिजिक्स के साथ ही है, खास करके फिजिक्स के साथ ये प्रॉब्लम है, ठीक है। मैं बताऊं फिजिक्स क्यों कीड़ा है, चलिए फिजिक्स के साथ इसलिए ये प्रॉब्लम चलता है। और इंटरेस्टिंग बात जानते हैं, आपके बायो के टीचर और फिजिक्स के टीचर सेम है, इस बार ये बहाना नहीं चल सकता इस बार आप फंस गए ना इस चक्कर में। अब देखिए क्या होता है, तो आपके पास वो 6 घंटे हैं, 6 घंटे हैं, तो मिनिमम आपको 2 आवर्स देने। अच्छा, आपको असाइनमेंट जो है सर ने बताया कि मॉड्यूल में आपको क्वेश्चन होगा, आज जो टॉपिक पढ़ा उसी पे बेसिस पे क्वेश्चन होगा, उसी क्वेश्चन पे 2 आवर्स का आपको ऐसा प्रॉब्लम दिया जाएगा कि 2 आवर बन जाए। ऐसा नहीं है कि मैं प्रॉब्लम ऐसा दूंगा वो 5 घंटा में, उसमें से जो पढ़ने वाला बच्चा हो 2 घंटा में सारा असाइनमेंट बना के लाया हो, समझ रहे हैं। तो 2-2 घंटे के आपको असाइनमेंट मिलेंगे, और जो 1 घंटा मैंने कहा था ना, ये आप अपने वीक सब्जेक्ट को दे सकते हैं या फिर पिछले का कोई टॉपिक को रिवीजन करें। ये कौन दिन का बात हो रहा है, मैं 4 से 5 दिन के बारे में कह रहा हूँ,
जिस दिन आप कोचिंग आते हैं उसके बारे में क्या, 2 दिन आपके पास छुट्टी के भी दिन, छुट्टी के दिन में क्या करना उसके बारे में भी बताऊं, ठीक है। अब सुनिए तीसरा जो मैटर कर जाता है वो आता है एक्यूरेसी। क्या आता है? एक्यूरेसी। इसके बाद जो आता है वो है स्पीड, और लास्ट है एग्जाम टेम्परामेंट। ठीक है। अच्छा, मैंने स्पीड से पहले एक्यूरेसी को क्यों रखा वो भी मैं बताऊं। देखिए नीट में अगर आप लोग जानते होंगे, मैंने नीट का पैटर्न तो बताया नहीं, पहले मैं पैटर्न बताता हूं, उसी अनुसार देखेंगे कि नीट का पैटर्न के अनुसार हमको स्पीड और एक्यूरेसी क्यों इसके बाद जरूरत है। पहले तो आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दी, कितना घंटा टाइम देना है वो जान के। अब देखते हैं एक्यूरेसी क्यों जरूरत है। ठीक है, मैं नीट का पैटर्न पहले यहाँ लिखता हूँ, फिर उसी सवाल। कितने सवाल पूछे जाते हैं? 180 गुड, 180 क्वेश्चंस। बायो में कितने? 90। फिजिक्स के कितने? केमिस्ट्री कितने? ये जो बायो है इसमें बॉटनी जूलॉजी आता है, बॉटनी और जूलॉजी मिला के पूछा था। ज्यादा क्वेश्चन बॉटनी के पूछता जाता है एक्चुअली 55, क्योंकि बॉटनी के टॉपिक्स ज्यादा है इस वजह से। ठीक है, आप समझ लीजिए इतने क्वेश्चन। टाइम कितना मिला आपको? 3 घंटा। 3 घंटा कितना मिनट होता है? 1 यानी हर क्वेश्चन के लिए आपको कितना मिनट मिला? 1। ठीक है, अब देखिए इस साल जो कट ऑफ जा रहा, आप सुने होंगे थोड़ा कट ऑफ आ जा रहा, तो मार्क्स कितना है? पहले मार्क्स देख लेते हैं। 180 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के लिए कितना मार्क्स? 4 मार्क्स, तो टोटल नंबर कितने हुए? 720। इस साल जो गवर्नमेंट कॉलेज आपको चाहिए, ठीक है, आप पढ़ने आए हैं, फीस दिए हैं, अगर फिर अगले साल अगर देखिए ड्रॉप तभी लेना चाहिए ना इंसान को, अगर इस साल जिस पोजीशन में है अगले साल आप जो चाह रहे हैं वो मिले। ये नहीं कि ड्रॉप लिए और इस साल में भी जो प्राइवेट कॉलेज मिल रहा था अगले साल में वही पैसा देके प्राइवेट कॉलेज में। तो प्राइवेट कॉलेज अगर जाना है तो बाबू ड्रॉप मत कीजिए। अगर सोच रहे हैं कि ये सोच के आए हैं, और बच्चा क्या होता है ना, बीच में पढ़ रहा 5 महीना बाद सोचता है अब लगता है नहीं हो। देखिए सबके दिमाग में वो ख्याल आता है, उसको आप हमेशा छोड़ दीजिए। लास्ट जब तक एग्जाम में बैठे हैं तब तक आपको ये सोचना चाहिए मेरा तो होगा। मेंटली प्रिपेयर्ड होना बहुत जरूरी है, हम लोग उसके लिए। आप देखिए 720 ना, जनरली कट ऑफ कितना जा रहा है? 600 प्लस जनरल के लिए। इससे ज्यादा अगर मार्क्स नहीं है तो कॉलेजेस मिलने वाले नहीं गवर्नमेंट, ये आप समझ लीजिए पूरा अच्छा तरीके से। ठीक है, आप देखिए 600 अगर मार्क्स है यानी कितने क्वेश्चन आपको सही करना पड़ रहा है। मान लीजिए कोई गलती ही नहीं की मार्क्स, तो कितने क्वेश्चन सही करना पड़ रहा है? 4 से डिवाइड करिए, कितना आएगा? 150। मतलब आपको कितने क्वेश्चन सही करना? 150 प्लस। क्यों, कुछ गलत भी होगा, नेगेटिव मार्किंग हुई है। एक गलत करने पे कितना हुआ मार्क्स है? -1, और एक सही करने पे प्लस। तो यानी कुछ सही भी हो सकता है, यानी आपको 150 प्लस तो सही करने ही है, क्यों गलती तो कुछ होंगे। तो एक्यूरेसी परसेंटेज कितना आ रहा है? ऑलमोस्ट 90%, ऑलमोस्ट 90%। यानी वही चीज आपका सवाल सॉल्व करते वक्त, ये 2 घंटा में जो आप सॉल्व कर रहे हैं घर में, वही एक्यूरेसी परसेंट आपका होना चाहिए। मान लीजिए एग्जाम दिए, चलिए अब शुरू में एग्जाम दीजिएगा, 150 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, हो सकता है 100 क्वेश्चन आया, 150 क्वेश्चन आप बना ही नहीं पाया, पढ़ ही नहीं पाया, सॉल्व ही नहीं। लेकिन मेरा उससे मतलब नहीं है, पहले क्या आना चाहिए इसके लिए? एक्यूरेसी। क्यों, स्पीड तो आएगा नहीं ना कि 150 क्वेश्चन पहले ही दिन आप आके 180 में 150 पूरा पढ़ के बनाना दे नहीं। हाँ, पब्लिक करना तो 5 मिनट में आ जाएगा, समझ रहे हो ना। स्पीड मेरे को चाहिए सर, मेरे को स्पीड दिखाना था आपको, 180 क्वेश्चन का पब्लिक कर दिया मैं, ABCD अंताक्षरी खेल दिया, अकड़ बम्बे वो, तो स्पीड आ गया। वो स्पीड मेरे को नहीं चाहिए, स्पीड से पहले क्या चाहिए? एक्यूरेसी चाहिए। अच्छा, एक्यूरेसी आएगा कैसे? मानिए पहला बार एग्जाम हुआ, 180 क्वेश्चन का एग्जाम हुआ, आपको उसमें से मान लीजिए शॉर्ट हुआ, कितना आता था? 100।
क्यों? बायो तो 90 को, इसमें तो 70 को नहीं आया, तो फिर क्या है, ये तो पढ़े ही हुए हैं, इसमें आपको कंसेप्चुअली क्लियर करना है। चलिए शॉर्ट, मान लीजिए एक बच्चा था जिसको शॉर्ट था, तो उसको कितना क्वेश्चन आना चाहिए? दूसरा क्वेश्चन उसका सही होना चाहिए 90%, 90%। ठीक है। अच्छा, अब मैं घर के लिए वर्क करने के लिए कितना दे रहा हूँ? 2 घंटे। तो 2 घंटे मतलब कितना मिनट? 120 मिनट। ठीक है, 120 मिनट के शुरुआत में कितना क्वेश्चन दूंगा? नीट पैटर्न के अनुसार कितना है? 120 देना चाहिए, लेकिन मैं कितना दूंगा? 60 या 50 क्वेश्चन ही आपको प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा। क्यों? अभी तक आपका स्पीड आया नहीं है, वो तो लाना है। ठीक है, तो टेस्ट आएगा, तो मैं कोशिश करूंगा जो मॉड्यूल में आपका क्वेश्चन रहेगा पर डे उस टॉपिक में कितना क्वेश्चन होना चाहिए? 50 क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, पूरा कंसेप्चुअली होगा। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन, यानी 50 क्वेश्चन जब आप मॉड्यूल के सॉल्व कर रहे होंगे तो कितना क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए? 45। कितना सही होना चाहिए? मतलब डेली अगर मैं 50 क्वेश्चन आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के दे रहा हूं तो हर सब्जेक्ट का आपको 45 क्वेश्चन आप सही करके लाइएगा। ठीक है, नहीं बना वो अलग बात, बना और आंसर गलत आया 45, तो मैं नहीं बनने से वो बदतर ही है। समझ रहे हो मैं क्या? नहीं बन रहा तो कंसेप्चुअली हो सकता है नहीं क्लियर, जान के अगर गलत करके आया तो बहुत प्रॉब्लम। दूसरा चीज, इस चीज को 50 अटेंड करने के बाद कैलकुलेटर का यूज बिल्कुल नहीं करें। बच्चों का बहुत खराब आदत है, खास करके फिजिक्स। सर इतना बड़ा प्रॉब्लम है, कैलकुलेशन कैसे करेंगे? अरे जब एग्जाम में आएगा तो क्या एग्जामिनर से पूछेगा इतना बड़ा कैलकुलेटर दीजिए हमको? कैलकुलेटर नहीं ना मिलेगा बाबू। क्या मिलेगा उस टाइम? अपना ब्रेन। अपना ब्रेन को कैलकुलेटर बनाना है, तो उसके लिए अभी जो 1 महीना है नीट से पहले मैं शुरू कर रहा हूँ। क्यों शुरू कर रहा हूँ? यही बेसिक्स, पहले फाउंडेशन क्लियर रखना। ठीक है, तो क्या करना है? नेवर यूज कैलकुलेटर, उससे एक्यूरेसी बढ़ जाएगा। शुरू में कैलकुलेशन मिस्टेक शुरू में होगा, 2-3 महीना बाद देखिएगा आपका एलिमिनेशन हो जाएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक होना ना के बराबर हो जाएगा। फिर खाली कंसेप्चुअली मिस्टेक या प्रॉब्लम मिस्टेक आएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक फिर नहीं आएगा। शुरुआत में कैलकुलेशन मिस्टेक भी आएगा, तो आपको हमेशा आपका टारगेट क्या होना चाहिए? 45 क्वेश्चंस सही करना है। दूसरा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में आप समझिए, ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट बना गया दूसरा सब्जेक्ट नहीं बना। अच्छा, अब आता है स्पीड। अगर आपके पास एक्यूरेसी आ गई, कांसेप्ट आ गया, आपको लाना है स्पीड। क्यों? 1 मिनट में सवाल बनाना है, 50 जब तो आपको 120 मिनट में 50 सवाल थोड़ी बनाना है, तो स्लो थे, आपको लाना है स्पीड। स्पीड कैसे? जब मैं ये प्रॉब्लम 50 दे रहा हूं ना, मैं कुछ प्रॉब्लम उससे लेवल से ऊपर दे रहा हूं, क्योंकि किस साल कैसा पेपर आने वाला है किसी को नहीं पता। वो सच्चाई मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूं, बेस्ट प्रेडिक्ट कर सकता हूं विद एक्सपीरियंस, बट एक्यूरेटली तो नहीं बोल सकता ना ये क्वेश्चन आ रहा है। तो क्या हो रहा है? मैं ये जो प्रॉब्लम दे रहा हूं 5-10 ऐसे प्रॉब्लम है जो थोड़ा लेवल के प्रॉब्लम, कुछ थोड़ा सा इजी होगा, कुछ नीट पैटर्न में होगा, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम हो सकता है लग जाए। तो जब स्पीड वाला प्रॉब्लम चेक करना होगा ना, तो आपको क्या चेक कर सकते हैं आप स्पीड प्रॉब्लम से? पास्ट ईयर प्रॉब्लम बनाना। क्या? पास्ट ईयर का जब प्रॉब्लम बनाना है, सर बोले ना, सर ने बोला था कि आपको प्रॉब्लम वाइज लेवल 1 लेवल 2, उसके बाद क्या दिया जाएगा? पिछले सालों में जो सवाल पूछा गया, तो वो सवाल को बनाते वक्त आपका ये स्पीड होना चाहिए 1 मिनट में 1 सवाल। दूसरा क्या करिएगा, मानिए 5 सवाल भी आपको थोड़ा मुश्किल लगा, एक आसान बुक पकड़िएगा। मैं रिकमेंड कर दूंगा, बुक रिकमेंड करने के लिए कोई टेंशन नहीं, या फिर मैं ही आपको सीट दे दूंगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा आसान, तो उससे क्या होगा? जैसे प्रदीप का जो एमसीक्यू वो सारे सवाल। क्यों? स्पीड पहले बढ़ाना है, कॉन्फिडेंस आएगा तो डिफिकल्ट क्वेश्चन पे भी बाद में स्पीड आ जाएगा। मेंटल बैरियर को पहले तोड़ना है, पहले ये तोड़ना है सर हम 1 मिनट में 1 सवाल बना सकते हैं, वो कॉन्फिडेंट आना जरूरी। अच्छा, ये सवाल को बनाते वक्त क्या होता है ना, 50 सवाल बनाते वक्त कुछ स्पीड में क्यों गलती हो जाता है? बच्चा अगर फंस गया क्वेश्चन में तो उसी क्वेश्चन में फंसा रह जाता है। एमसीक्यू पढ़ा बनाया, बीच में एक सवाल आ गया, सर ने दिया था, उस सवाल में रह गया और कांटा 15 मिनट चल गया, तो सोच रहे कितना लॉस किया। हो सकता है आगे का क्वेश्चन ही ना पढ़ पाए उस टाइम पर। समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ? तो यानी क्या करना है, आप ऐसे तरीके से अटेम्प्ट करिएगा एक्यूरेसी के टाइम कि हर सवाल को आप 2 से 3 मिनट दिए। अभी 1 मिनट का चाहिए, लेकिन 2 से 3 मिनट शुरुआत में। ऐसा नहीं है कि अभी भी 1 मिनट देना, शुरुआत में वो कंसेप्चुअली सीख रहे हैं ना, सीखने के बाद तो आपका काम जल्दी हो जाता है। मोबाइल जब चला रहे थे पहले टाइपिंग कर रहे थे या खोल रहे थे, पहले जब आया था तो टाइम लगता था ना, आजकल आंख बंद करके भी कर लेते हैं ना टाइपिंग। स्पीड बढ़ रहा है ना, कैसे बढ़ रहा है? जब प्रैक्टिस से आता है। तो अभी 2 से 3 मिनट वाले आप ले रहे हैं, लेकिन 3 मिनट से ज्यादा कोई भी सवाल को नहीं दीजिएगा। नहीं आ रहा है, आगे बढ़ना है। क्यों?
ग्राउंड आपका जो टेस्टिंग है, मैदान आपका घर ही, मॉड्यूल ही आपका मैदान है। यहीं से जैसे प्रैक्टिस करके जाइएगा वैसे ही वहां रिजल्ट मिलेगा। तो 3 मिनट से ज्यादा नहीं देना, तभी आप सारे क्वेश्चन पढ़ भी पाएंगे। आप पढ़े नहीं पाएंगे 50 क्वेश्चन, तो अगले दिन डाउट क्या पूछिएगा, सर हम तो 20 क्वेश्चन पढ़े ही नहीं, उसमें क्या पूछे थे। कम से कम पढ़िएगा ना, तो कम से कम घर में कभी भी कोई सवाल 3 मिनट से ज्यादा नहीं लीजिएगा। स्पीड बढ़ाने का जब टाइम आएगा तो आपका वो हो जाएगा, आसान बुक से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। लास्ट होता है एग्जाम पेपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जानते हो मेरे टाइम में जब मैं सिलेक्ट हुआ था तो मेरे से बढ़िया बढ़िया बच्चे भी थे कुछ, ठीक है, मेरा रैंक वही 80 90, जितना वहां बच्चे थे 5-6 हजार, 90 कभी 200 भी आ जाता था। लेकिन ऑल इंडिया रैंक मेरा कितना है 45%। तो इससे क्या फायदा हुआ, इससे आप क्या जानते हो, एग्जाम टेम्परामेंट बहुत जरूरी है। वो मेंटली कभी भी आप घबराइएगा नहीं। एग्जाम देते टाइम आपको लगेगा बाकी सबको आ रहा मेरे को नहीं आ रहा। एग्जाम से 3 महीना पहले ये ख्याल आता है, अरे इस साल हाँ इस साल भी एक बार ड्रॉप ले लेते हैं, अगले साल एक बार ड्रॉप ले लेते हैं। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। 3 महीना पहले ये सारे दिमाग में आने लगता है। जो कीड़ा है ना कि एक साल और रुक जाते हैं, एक साल टाइम और दे देते हैं, नहीं, ये सब कीड़ा को कभी आने ही नहीं देना है। और जान लो 15 दिन अगर छूट गया तो वो टॉपिक फिर से दोबारा तुम्हारी लाइफ में नहीं आएगा। और फिर तुम पढ़ेगा, कब पढ़ेगा, जब कॉलेज जाएगा फिर तेरे को पढ़ना ही है वही चीज। अभी पढ़ ले, नहीं तो फिर जिंदगी में वहां पढ़ना पड़ेगा। तो क्या करना है, एग्जाम टेम्परामेंट बना के रखना है कि नहीं भाई सिलेक्शन तो मेरा होगा, चाहे घर वाला कोई भी कुछ बोले, दोस्त भी आके बोले यार काहे ड्रॉप ले रहा है, 1 साल बर्बाद कर रहा है। बात वो नहीं, 1 साल बर्बाद नहीं कर रहा तुम, 1 साल में अपने आप को एनहेंस कर रहा है। इसको तुम चैलेंज की तरह ले। क्यों चैलेंज की तरह ले? लाइफ में कब तक तुम भागेगा और सोचेगा कि फ्री में पार हो जाए, बताओ, नहीं भाग पाएगा। एक ना एक दिन तेरे को टेस्ट देना ही होगा, और वक्त सिखाए उससे पहले सीख जाना है, ठीक है। तो एग्जाम टेम्परामेंट बना के रखना है। पैर हाथ थरथराएगा एग्जाम में बैठते वक्त, टॉपर्स का भी थरथराता है, कोई बड़ा बात नहीं है। मैं भी जब एग्जाम दिया था तो थरथराया। आपको पता है जब मैंने ये 180 क्वेश्चंस में पहला बार एग्जाम दिया होगा, आपको क्या लगता है मेरा कितना मार्क्स आएगा, मतलब कितना को मैं सही किया होगा, मेरा तो बताओ। जब मैंने एग्जाम दिया था तो कितना को सही हुआ होगा बताइए। 30% मेरा सही हुआ। 30% कितना, तो मेरे नंबर कितना आए थे 148, विश्वास होगा 148 नंबर आए थे। क्यों? मैंने एक्यूरेसी पे तो ध्यान ही नहीं दिया था, उसमें नेगेटिव भी हो गया, लगता था ये होगा, हो गया नहीं। समझ रहे हो, बॉम्बे पे मार के आया था, दिल्ली था आंसर, समझ रहे हो, तो हुआ। तो मैं 148 से कहां तक पहुंचा, 667 तक पहुंचा। कितना टाइम हो गया, 1 साल, ठीक है। तो कोई बड़ा बात नहीं, बस आपको क्या करना है, मेहनत करना है, रेगुलराइज रहना है, ठीक है। और डिस्ट्रैक्शन तो सर अच्छे से बता दिए हैं, ठीक है। देखो क्या होता है ना, प्रॉब्लम ये हो जाता है बच्चे लोग को कि उसको पता ही नहीं चलता सर 3 महीना कैसे बीत गया। समझ रहे हो, बच्चे अक्सर मेरे को कहते हैं सर एग्जाम कैसे आ गया सर, हमको पता ही नहीं चला। अभी तो सर ज्वाइन किए थे, अभी सर पार हो गए, फिजिक्स वाले सर भगा रहे हैं, केमिस्ट्री वाले सर भगा रहे हैं। वो आप तभी हो पाएगा जब आप हर दिन खुद भाग रहे हैं, समझ रहे हैं, नहीं तो ट्रेन से पीछे छूट जाइएगा। सैटरडे संडे के बारे में बोला नहीं हूं अभी, सैटरडे संडे के बारे में अभी बोला नहीं हूं, इतना देर में भी ये काम कर सकते हैं, सैटरडे संडे रिवीजन। तो पहले आपको ये चीज आप अभी, अच्छा और एक बात, सुबह 6 बजे उठने वाला बात पे आते हैं कि क्यों सुबह 6 बजे उठना चाहिए, 6 से 7। अच्छा आप लोग में सर रात में पढ़ने वाले कितने लोग हैं और दिन में पढ़ने वाले कितने लोग, ये बताइए। बताओ बताओ, खुल के बताओ यार। तो रात में पढ़ती हो, रात में कितना टाइम पढ़ती हो? मैं तुमको दिखाना चाहता हूँ कि एफिशिएंसी किसका है। चलिए रात में कितना पढ़ती हो, 10 नहीं तुम अपना सही रूटीन बताओ। चलो सुबह कितना बजे उठ रही है, 10:30 11 बजे तुम उठती हो, ठीक है, खाना पीना खा ली, ठीक है। उसके बाद देखो 24 घंटा सबके पास है, एफिशिएंसी का ही ना मैटर है, मैनेजमेंट का मैटर है। घंटा तो वही है, ऐसा तो नहीं है कि तुम 15 घंटा सो रही है, बगल वाला तुम्हारा 3 घंटा सो रहा, नहीं, 6 घंटा 7 घंटा तो सब सो रहे हैं। हम भी तो कह रहे हैं कि 7 घंटा सो, 8 घंटा सो, तुम 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सो, 8 घंटा सोया ना,
7 से 8 घंटा। अब देखिए 11 बजे उठी, ब्रश उसकी, 12 बजे खाना, 2 बजे खाना वाना खाई, फिर थोड़ा पढ़ने की कोशिश की, 6-7 बजे 8 बजे, उसके बाद अरे रात हो गया, फिर किसी का मैसेज आ गया, हेलो हाय क्या चल रहा है, बस ये पहला सीढ़ी है। जो हाय जो है ना बहुत खराब चीज है। पहला जो हाय आता है ना, अगर तुम उसी टाइम रुक गया तो पहला सीढ़ी है, बहुत खतरनाक सीढ़ी है। उसी टाइम अगर हाय आया और तुम उसको मोबाइल बंद करके रख के अपना पढ़ाई चालू किया तो आगे सीढ़ी में तुम जाएगा नहीं और तेरा टाइम वेस्ट होगा नहीं। हेलो आता है, जो हाय हेलो और कैसे हो कैसी है, ये 4 चीज जब मैसेज दिखता है तो मोबाइल ऑफ कर लीजिए। पहला, ठीक है, पहला चीज कभी भी शुरू हाय हेलो कैसे हो कैसी हो, ये 4 अगर मैसेज आपको दिखा तो सर का बात याद रखिएगा कि मोबाइल आपको ऑफ कर देना है, ठीक है। अगर उस सीढ़ी में नहीं रुके तो एक्सपीरियंस से मैं कहता हूं कि बाद में रुकने में बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। हाय हेलो में रुक जाना है खासकर। और उसी तरह से नेटफ्लिक्स हो सकता है मुश्किल हो, नेटफ्लिक्स और वेब सीरीज, सर बताइए ये सब डिस्ट्रैक्शन कैसे बचना है वो हम उसके बारे में करें। नेटफ्लिक्स, ठीक है, आदत सबको लगता है। अब पबजी के बारे में भी आएंगे, पबजी उसके बाद फ्री फायर ये सब पे भी आएंगे, ठीक है। अब देखिए नेटफ्लिक्स का क्या है, नेटफ्लिक्स का बहुत अच्छा उपाय है, रिचार्ज ना करो। अपने आप को नहीं रोक सकते हो, रिचार्ज करने से तो रोक सकते हो ना। एक बार अगर रिचार्ज ना करिएगा तो रुक जाइएगा। सीरीज वही है, एग्जाम जानते हो, मैं स्क्रीन भी रखा हूं, आप लोग शायद बताए नहीं। जो लोग नीट एग्जाम में, मेडिकल एग्जाम में जाके अगर आप लोग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज देते हैं तो मैं आपका ट्यूशन फी रिफंड करता हूं, ठीक है। उस टाइम में मैं आपको उस टाइम आप हो सकता है उसमें लैपटॉप लें, उसमें नेटफ्लिक्स पूरा साल भर भरा लीजिएगा। जो सीरीजेस हैं वो नेटफ्लिक्स में रहेगा, नेटफ्लिक्स डिलीट नहीं करेगा, वफादार कस्टमर है आप लोग उसके। 1 साल लीजिएगा, कॉलेज में जाइएगा, नेटफ्लिक्स देखिएगा रूटीन बना के। मैं ही बता दूंगा कैसे कैसे नेटफ्लिक्स देखना है जब आप आइएगा प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम। लेकिन अभी के लिए उसको गिरा तो भाग नहीं जाएगा, लेकिन जिंदगी का 1 साल आपका भाग जाएगा, समझ रहे हो, वो आ जाएगा। अगले साल का नीट एग्जाम आप रोक नहीं सकते, नेटफ्लिक्स आप यूज करने रोक सकते। तीसरा चीज पबजी, फ्री फायर, अफसोस का बात है फिर से आ गया है पबजी। ऐसे तो आप लोग सर्वर से खेल लेते थे दूसरे वाले, तो हमको पता है, लेकिन कोई बात नहीं, पबजी आ गया, फ्री फायर आ गया, ठीक है। अच्छे अच्छे बच्चों को मैं देखा 3 महीना पहले जो आया ब्रिलियंट स्टूडेंट 95% लेके आया था, पढ़ा शुरू में 2 महीना पढ़ा, 3 महीना फिर पबजी खेला, चौथे महीने पता ही नहीं सिलेबस कहाँ पहुंच गया, फिर डिप्रेस हो गया, सर हम क्या कर दिया, आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे। पहले से अगर तुम ये चीज बंद करके रखेगा, हम ये नहीं करें मोबाइल मत चलाओ, जरूरी है, पीडीएफ हम भेजेंगे भाई देखेगा कहाँ तो जरूरी है, लेकिन उस इंस्ट्रूमेंट का यूज करना, समझ रहा। पबजी और फ्री फायर 6 महीना के लिए क्या करेगा, क्या करेगा बता, अनइंस्टॉल। और क्या चीज को अनइंस्टॉल कर सकता है, गूगल अगर प्योर एंड्रॉइड नहीं है तो प्ले स्टोर को फोर्सफुली बैन करके रख देना, कुछ ऐप का तुमको भी जरूरत नहीं है, क्या जरूरत है, ठीक है। पबजी ये सारे मोबाइल्स में डिलीट कर देना, ठीक है। 6-7 महीना के बाद फिर खेलते रहना, जितना खेलना हो, ठीक है। एक उसमें तो को करिकुलर एक्टिविटी मिलेगा तुमको कॉलेज में, जितना खेलना हो, ठीक है। ये 2 हो गया, 3 हो गया। और लास्ट वाला पॉइंट तो सर बता ही दिए हैं, इस एज में टीनेज वाला प्रॉब्लम है, समझ रहे हैं, तो है ही, तो लफड़ाई होता ही है, कोई बात नहीं। 6 महीने आगे, इतना जल्दबाजी क्या है जिंदगी जीने का, आगे जी सकता है बाबू तुम, ठीक। ये हो गया सारे बात। अब प्रॉब्लम ये तुम लोग का क्या क्या डाउट है वो हमको पूछो, नीट एग्जाम को लेके पढ़ाई कैसे करना है, सर मेरे को मॉड्यूल कब मिलेगा कि क्या मिलेगा, सर आप क्या मेरे को सहायता कर सकते हैं, सर मेरा ये सब्जेक्ट वीक है, क्या आप लोग मेरे से उम्मीद करते हैं, ये बताइए। फिजिक्स में न्यूमेरिकल कैसे solve? और जैसे ऑप्शंस बहुत ज्यादा ट्रिकी होता है, 0.1 0.001 0.0001, तो सब जब same हम आता है। सॉल्व करने जाएंगे भी तो भी अगर मेरा आंसर 0.1 की जगह 0.01 आ जा रहा है तो ऑप्शन में तो है ही, हाँ तो दिया ही है आपको फंसाने के लिए, हाँ। ठीक है। तो अब actually- न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा, पहला चीज न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा, खास करके फिजिक्स, ठीक है। सुनिए पहला चीज जैसे सर बताया, मैं थ्योरी बताऊं, मैं क्या करूंगा ना, जब भी कोई चैप्टर पढ़ाऊंगा उससे कितना वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम है ना उसको मैं तोड़ दूंगा। बोर्ड का पढ़ाने का तरीका और नीट का पढ़ाने का तरीका अलग होगा। मैं क्या करूंगा, 5 तरीका, जैसे तुम लूडो खेला है, लूडो, ठीक है, उसमें सीढ़ी होता है, एक सीढ़ी से चढ़ के जाने का है, एक 6 डाइस में कितना है,
6 डाल सकता है, 2 डाल सकता है, 3 डाल सकता है। अगर तुमको सारे नंबर्स पता है तो तुमको पता है ना आउटकम क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 7 तो नहीं होगा ना। यानी अगर मैं 6 का 6 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम तुमको मैं डिस्कस कर दूं, तुम फंसेगा नहीं। तो मैं क्या करूंगा, क्लास में जब थ्योरी बता रहा हूं, थ्योरी बताने के बाद मैं ऐसा बोलूंगा टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, इस चैप्टर में क्या क्या टाइप ऑफ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे पहले लिख दो। कूलम्ब्स लॉ में किस टाइप के प्रॉब्लम, पहले लिखा मैंने कूलम्ब्स लॉ, जैसे आप 12th में पढ़े होंगे, इसलिए रिसेंट है इसलिए मैं कूलम्ब्स लॉ के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ में 5 टाइप्स के प्रॉब्लम पूछा जा सकता है और ऐसा ऐसा प्रॉब्लम पूछता है। मैं पांचों के एक एक इलस्ट्रेटिव एग्जांपल करवाऊंगा। कैसे करूंगा, पहला प्रॉब्लम मैं क्या करूंगा कूलम्ब्स लॉ में, वो जो पहला टाइप है कूलम्ब्स लॉ में भी टाइप्स, तो टाइप्स में मैंने पहला प्रॉब्लम लिख दिया, उसको मैंने आपको डिस्क्रिप्शन उसी टाइप में थोड़ा सा हो सकता है और घुमा के मैं क्वेश्चन लिख दूंगा, आप अभी फिर अटेम्प्ट करिएगा क्लास में, ठीक है। फिर दूसरा टाइप में आऊंगा, मैं कुछ दूंगा, फिर आप बनाइए, इस तरह से चलेगा। क्लास खत्म हुआ, अच्छा क्लास खत्म होने के बाद जरूरी नहीं आपसे सारा सवाल बनाना, आप क्या करेंगे, घर जाएं, पहला काम क्या होना चाहिए, वही प्रॉब्लम को, क्या कह रहा हूं, सेम प्रॉब्लम, क्या कह रहा हूं, सेम प्रॉब्लम आप एक बार पूरा कॉपी देखेंगे, क्या करेंगे कि सर कैसे बनाए हैं उस प्रॉब्लम को, किस तरह से अप्रोच किए, पूरा कंसेप्ट को वहां पे आपको कॉपी पूरा दिखना चाहिए। क्यों, अभी अगर देखेंगे तो रिसेंट पास्ट, रिसेंट मेमोरी में है ना, तो आपको तुरंत सर का बात याद आएगा, ऐसा ऐसा 2 दिन बाद खोलिएगा तो पता ही नहीं चलेगा, अभी तो सर क्या बोले थे उस टाइम याद ही नहीं है, तो आज देखना जरूरी, देख ली। अच्छा देखने से नहीं होगा, उससे क्या प्रॉब्लम होता है, बहुत बच्चा मैं देखा हूँ जो लोग करंट ईयर में पढ़ते हैं ड्रॉप क्यों ले लेते हैं, वो देखिए अरे सर मेरे को तो सब समझ में आ गया था, सब समझ में आ जाएगा। देखो अब मैं बताऊं, अब मैं तुमको दिखाया ऐसा 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 पर्दा लगाना, अभी लगाने दूंगा तुम 10 टेक्निकली गलती करेगा, तेरे को आता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तेरे को नहीं आता, तेरे को समझ में भी आ रहा है, ऐसा ही बोल रहा हूं सर मेरे को समझ में भी आ रहा है, आप क्या बोल रहे हैं वो भी बात सही, कॉपी भी देख रहे हैं समझ रहे, लेकिन जो प्रॉब्लम आया था सर एग्जाम में मेरा मार्क्स नहीं आ रहा, ये होता है ना, एग्जाम में मार्क्स नहीं आ रहा, मेरे को समझ में आ रहा लेकिन एग्जाम मार्क्स नहीं, क्यों, तुम खुद से नहीं बनाया। वही प्रॉब्लम को क्वेश्चन ऐसे देखेगा, आंसर रख दिया, क्वेश्चन अलग सीट में लिखेगा आपने रफ कर, और खुद से शुरू से लेकर अंत तक आंसर आने तक तुम बनाना, तुम देखना ना बीच में फंस जाएगा, देखेगा इस साला इस स्टेप में ऐसा था, फिर भी नहीं समझ रहा, पीछे जाके फिर देखेगा इस साला यहाँ क्या किया गया, समझ रहा है ना। तो खुद करना जरूरी है, जो सवाल में मानो क्लास में 12 सवाल डिस्कस किया, वो 12 का 12 फिर से बना हो या ना बना, घर में जाके फिर बनाना है वही सवाल, कैसे शुरू से लेकर अंत। ये नहीं कि कॉपी देख लेना, फिजिक्स देखने से नहीं आता, पहले बोलते रहो, बायो देखने से आ जाए, ये स्ट्रक्चर ये आ जाए, फिजिक्स देखने से नहीं आएगा जब तक कॉपी में आप हाथ नहीं चलाइएगा। नेक्स्ट स्टेप इंटीग्रेशन का क्या होगा आपको समझ ही नहीं आ रहा, आपको तो समझ आ रहा है, अच्छा सर फॉर्मूला बैठा दिए, आपका दिमाग बहुत चालाक है, तुरंत स्किप कर देता है 2-4 स्टेप, हाँ ये तो सब समझ आ गया, स्टेप खत्म। लेकिन जब तुम करेगा ना तो तीसरा स्टेप में फंस जाएगा, चौथा स्टेप में फंस जाएगा, तो क्या करना है, शुरू से लेकर अंत तक वो प्रॉब्लम को फिर बनाना, उसके बाद मॉड्यूल का प्रॉब्लम बनाना। अच्छा अब क्या है, जैसे आप पहला चीज तो ये है कि आप कैसे कंसेप्चुअली क्लास वाला सारा कंसेप्ट हम लिखें। दूसरा चीज जो मुबसरा पूछ रही थी कि सर इसके बाद जो ऑप्शंस होते हैं उसमें सर हम कंफ्यूज हैं। पहला चीज अगर तुम कंसेप्चुअली पूरा करेक्ट होगा और आंसर पूरा सही लाएगा, तुम पहले क्या करेगा, पूरा का पूरा देखेगा तो पूरा सही होगा, क्या होगा, पूरा सही होगा। ऑप्शन ऐसा नहीं है कि तुम 1000 आ रहा होगा डायमीटर ऑफ अर्थ 1 लाख आया, तुम बेवकूफ है ना, समझ रहे हैं। अगर 10 टू द पावर 7 दिया है तो दिमाग भी लगाना है वहां एग्जाम में, तो उसके लिए और एक बात, क्वेश्चन पढ़ने का तरीका। मैंने बहुत बच्चे को देखा है सर मेरा टाइम में मैं क्वेश्चन पेपर ही नहीं पढ़ पाता हूँ। 180 क्वेश्चन अगर 100 बच्चा को दिया जाए ना और 180 मिनट दिया जाए और उसको प्रॉब्लम दिया जाए तो 180 क्वेश्चन वो पढ़ ही नहीं पाता, बनाएगा तो दूर का बात है, पढ़ ही नहीं पाता 180 मिनट में 180 क्वेश्चन, समझ आए। देखिए पहला प्रॉब्लम क्या होता है बच्चा, इसको कहते हैं फोकस, कंसंट्रेशन पावर। क्या एक मानो दिया हुआ है रेडियस ऑफ द अर्थ, ये सब चीज दिया है, पहला कि बच्चा क्या हुआ देख लिया, एक बार पढ़ लिया, इसको पढ़ लिया, वो पढ़ रहा है लेकिन सोच कुछ और रहा है, पढ़ रहा यहाँ पर पहुंच गया, अब भूल गया स्कूल में क्या पढ़ा। आदत क्या बनाना है, तो पहले यहाँ से लेके जब तक यहाँ पढ़ेंगे उसका सारा डाटा तेरे कॉपी में लिखा हुआ हो जाना चाहिए, समझना में क्या कर पढ़ेगा क्वेश्चन तुम कितना बार, एक बार वो पढ़ लिया, मानो उसको गलती से 0.1 आंसर आ गया और पहला ऑप्शन था, बाकी ऑप्शन तो देखवे नहीं किए, क्या नहीं किया, बाकी ऑप्शन देखा ही नहीं, बी सी डी कभी उसके दिमाग में नहीं आया। जब एग्जाम के रिजल्ट में निकलता है
अरे सर ये तो हम देखे नहीं, यहाँ पे बोथ ऑफ दीज दिया हुआ, ए भी सही था और बी भी सही था, तो क्या हुआ, ऑप्शन कौन सा करेक्ट होना चाहिए था? मानो ये 0.1 दिया, दूसरा ऑप्शन दिया 10 to the power -1, अब मान लो ऐसा तो देगा नहीं, मान लो, लेकिन और लास्ट ऑप्शन दिया है बोथ ऑफ दीज। तेरा ऑप्शन तुम तो आंसर सही बनाया, तुम किसको टिक मार देगा पहले दे, इसको। आंसर क्या होना चाहिए? डी वाला। मार्क्स गया ना तेरा। तो क्या करना है, क्वेश्चन मैं जान रहा हूं तेरा आंसर ये है, लेकिन बाय डिफॉल्ट तेरे को सारा ऑप्शन भी देखना है कि ये ना हो बोथ ऑफ दिस दिया हुआ, ऑल ऑफ दिस दिया हुआ, पहला देख के मार दिया, सारा सब सही गलत हो जाएगा, जानना हुआ सवाल गलत हो जाएगा। पहले पढ़ते हुए वो चारों का चारों चीज देख लेना, पहला चीज, इसीलिए मिस्टेक होता है। लास्ट चीज प्रॉब्लम कैसे बनेगा, आप ये गौर किए जब हम क्लास में पढ़ा रहे थे, बहुत बच्चे होते हैं आंसर दे रहे हैं, हमको लगता है हाँ बहुत अच्छा बच्चा, जब टेस्ट आता है ना 3 महीना बाद तो लगता है यही सबसे गधा बच्चा। क्यों? क्लास में समझ तो आ रहा है उसको, दिमाग तो भगवान तेज दिया था, लेकिन उसको मेहनत कभी नहीं किया। क्या नहीं किया? वो मेहनत नहीं किया, तो 3 महीना बाद क्या हो रहा है, भूल गया है। और पेपर जब आया तो रिवीजन नहीं किया, तो उसको कुछ नहीं आता। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? अगर तुम आज पढ़ा रहे जो टॉपिक, आज जैसा अगर तुमको एग्जाम में याद रह जाता ना, तो सबका सिलेक्शन हो जाता। समझ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? तुम कौन चैप्टर तेरे को, तुम बता कौन चैप्टर तेरे को अच्छा लगे, कोई भी मानो आज 11th में जो पढ़ी उसमें बता कि कौन चैप्टर तुमको अच्छा लगता है, सबसे अच्छा। ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो उसको कितना बार पढ़ी है? 2 बार 3 बार, इसीलिए अच्छा लगता। कोई सब्जेक्ट या कोई चैप्टर अच्छा नहीं लगता, वो अच्छा तब लगता है जब आपसे सवाल बन जाता। ठीक है, सवाल कब बनता है? जब आपको 2 से 3 बार पढ़े, समझ तो आ रहा है। देखिए मैं बहुत बच्चा, समझ तुमको नहीं आता, आता है तुमको भी आएगा। क्लास के टाइम अगर समझ नहीं आया तो ये फालतू का मास्टर, तो मास्टर में प्रॉब्लम, उसमें दिक्कत नहीं देंगे हम तो अपना फुल एफर्ट लगाएंगे। समझ तुमको आएगा उसी टाइम करेगा, लेकिन 3 महीना बाद अगर तेरे को वही याद नहीं रहा, उसको तुम रिवाइज नहीं किया, तो तेरा माइंड से गायब हो जाएगा, तो फिर वही चैप्टर का भी सवाल तेरे से नहीं बनेगा, और तुम क्लास का टाइम और घर का टाइम दोनों बर्बाद किए। रिवीजन इज मस्ट। सैटरडे संडे यू हैव टू रिवाइज ऑल द थिंग्स। कुछ नया नहीं पढ़ना है। क्या कह रहा हूं मैं? कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, जो वीक भर में पढ़ाया गया उसी को पढ़ना है। ठीक है? और हाँ, बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं तो आप एक और काम कर सकते हैं, सर जो पढ़ाने वाले हैं उसका एनसीईआरटी को आप आधा घंटा में सोते वक्त रीडिंग करके आ जाए, ताकि एटलीस्ट अभी तो 12th खत्म हो गया, आपको पता है ना क्या क्या चीज किस किस में है, ये सारा चीज एक बार रीडिंग करके आ जाएगा तो आपको आइडिया में अच्छा सर्कल डाइपोल मोमेंट के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, ये कर सकते हैं आप। एक बार क्या हो जाएगा, उससे क्या होगा ना, आप क्लास में अच्छा पकड़, उसके बाद न्यूमेरिकल बनेगा। 3 महीना बाद इस सवाल का मैं फिर से आपसे पूछूंगा कि बन रहा है कि